अच्छा जनाब, डिस्टिलेशन में एक लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो कहलाता है रियॉर्ड्स लॉ। क्योंकि हमने देखा यहाँ वेपर प्रेशर बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए रियॉर्ड्स लॉ वेपर प्रेशर से मुतालिक है। रियॉर्ड्स लॉ कहता है कि एट एनी पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर the partial pressure of one component of a mixture is equal to the mole fraction of the component multiplied by its vapor pressure in the pure state at their temperature। मतलब ये कि अगर आपके पास जो वेपर हैं वो मिक्सचर हैं किसी दो चीज़ों के, तो दोनों या जो टोटल प्रेशर जो है वो दोनों के प्रेशर का जाहिर है एडअप होगा, और दोनों का जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। अगर ए जो है उसका पार्शियल प्रेशर जो है उसे हम पी ए कहें, तो ये ए का पार्शियल प्रेशर उसके असल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इसमें कितना मोल फ्रैक्शन है, यानी 50% अगर फ़र्ज़ कर लें उसमें आपका है तो वो 0.5 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा उसके असल प्रेशर से। असल प्रेशर क्या है, मिसाल उसकी इस तरह ले सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लें आपके जो टोटल प्रेशर ऊपर मौजूद है वो दो चीज़ों का है, ए और बी का, तो अगर आपके पास वो प्रेशर सिर्फ ए का हो तो वो कितना प्रेशर होगा। जैसे पहले हमने एक डायग्राम में देखा था कि 30 डिग्री हमने वाटर भी रखा था, बेंजीन भी रखा था और एक और सॉल्वेंट भी रखा था, तो हर एक का अलग अलग प्रेशर था 30 डिग्री पर। तो इसी तरह अगर ए जो है वो फ़र्ज़ कर लें बेंजीन है, तो 30 डिग्री पर प्योर बेंजीन का प्रेशर क्या होगा, और बी जो है फ़र्ज़ कर लें कि इथाइल एसीटेट है, तो 30 डिग्री पर प्योर इथाइल एसीटेट का प्रेशर क्या होगा, वो होगा पी बी। तो पी ए एंड पी बी जो है वो प्रेशर है जब वो बिल्कुल प्योर स्टेट में हो। लेकिन अगर आपने इन दोनों को मिला दिया, बेंजीन और इथाइल एसीटेट को, और अब आपने वही 30 डिग्री पर, यानी ऊपर आपने देखा कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है, दोनों को छोड़ दिया, तो अब दोनों ने जो प्रेशर क्रिएट किया वो वेपर प्रेशर, वो प्रेशर जो है पी वो बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के। अब प्योर प्रेशर नहीं रहा, और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, असल प्रेशर जो था जब 100% आपके पास बेंजीन था तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस मोल फ्रैक्शन से जितना वो सॉल्वेंट में मौजूद है, यानी x इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड। ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अगर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन बी का 1 माइनस एक्स है, तो पी बी जो है वो हो जाएगा असल प्रेशर उसका उस टेम्परेचर पर जो है कैपिटल पी बी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स। तो असल वेपर प्रेशर जो आपका सॉल्वेंट का है वो बराबर है partial pressure of A plus partial pressure of B, and that is equal to PAX plus capital PAX plus capital PB 1 minus x। हमने स्मॉल पी ए की जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जगह पी ए एक्स रख दिया, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की जगह पी बी 1 माइनस एक्स रख दिया। अगर फर्स्ट कर लें कि ये प्रेशर 760 हम अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, अब आपका पी ए एक्स प्लस पी बी हमने ये खोल दिया, माइनस पी बी एक्स हो गया, पी माइनस पी बी आप इधर ले आए, एक्स आपने कॉमन निकाल दिया। हमें एक्स की वैल्यू अगर मालूम करनी है, हमें नहीं मालूम कि हमने कितना मिक्स किया हुआ है, तो एक्स इज इक्वल टू पी माइनस पी बी डिवाइडेड बाई पी ए माइनस पी बी। ये बिल्कुल प्योर प्रेशर है, यानी पी जो है ये प्योर प्रेशर है दोनों का मिक्सचर का, जो अज्यूम हम ये कर रहे हैं कि 760 अगर हम जस्ट बॉइलिंग पर ले रहे हैं, माइनस पी बी ये एक्चुअल प्रेशर है जब सिर्फ टॉल्यूइन या जो भी लेस वॉलेटाइल है वो मौजूद है, और फिर इसी तरह पी ए भी एक्चुअल प्रेशर है जब प्योर स्टेट में आपका लेस वॉलेटाइल मोर वॉलेटाइल मौजूद है, पी बी लेस वॉलेटाइल के लिए। अच्छा, इसी तरह वाई मोर फ्रैक्शन है ऑफ ए इन वेपर स्टेट, तो वाई जो है वो जाहिर सी बात है कि पी ए यानी जो प्योर प्रेशर पी ए जो पार्शियल प्रेशर ए का है डिवाइड बाई टोटल प्रेशर जो भी है, जो अभी मैंने कहा कि हमने 760 फर्स्ट कर लिया, अज्यूम कर लिया है, इज इक्वल टू जो पी ए है वो पी ए एक्स के बराबर है डिवाइड बाई पी। इस तरह हम वाई भी निकाल सकते हैं और एक्स भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ मैंने एक डाटा दिया है फॉर अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन ए है जिसमें बेंजीन ए है और टॉल्यूइन बी है। द प्योर प्रेशर पी ए जो है वो आपको दे दिया गया है और प्योर प्रेशर पी बी आपको दे दिया गया है।
डिफरेंट टेम्परेचर पर। 170 से लेकर 232 तक का आपका टेम्परेचर है, जिसमें P एक जो मोर वोलेटाइल है वो 176 पर ही बॉयल होता है, तो वहाँ उसका प्योर प्रेशर 760 है। जबकि आपका जो B है, जो भी सॉल्वेंट है, B आपका कौन सा सॉल्वेंट है, यहाँ पर टॉल्वीन है, वो आपका 232 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बॉयल होता है। तो आप देखें कि उसका 760 प्रेशर जो है, प्योर स्टेट में प्रेशर, वो 232 पर पहुँचता है। अब ये बीच में जो टेम्परेचर्स हैं, जो इनकी ये प्योर टेम्परेचर है, यानी 760 पर जो है वेपर प्रेशर जो है वो 760 है, तो 180 पे और बढ़ जाएगा, 185 पर और बढ़ जाएगा, इसी तरह। तो हमें प्योर प्रेशर दिए हुए हैं, अब हमें हम इससे x निकाल सकते हैं। और x किसके बराबर है, अभी हमने देखा कि P जो कि हम 760 ले रहे हैं, माइनस PB जो आपका असल प्रेशर है लेस वोलेटाइल का, PA जो असल प्रेशर है मोर वोलेटाइल का, माइनस PB जो असल प्रेशर है लेस वोलेटाइल का। और इसको मैंने कैलकुलेट करके निकाला, आप भी निकाल सकते हैं। तो 1 जाहिर सी बात है पहले में, क्योंकि आपके PB के सारा प्रेशर जो है वो उसकी वजह से है, PB के नहीं है, तो ये आपका 1 आपका x है। और आहिस्ता आहिस्ता आपकी x की वैल्यू नीचे कम हो रही है, और जो 1 माइनस x की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, वो उसकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। फिर इसी से हमने y निकाला, y इज इक्वल टू PA द पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइड बाई P, और पार्शियल प्रेशर ऑफ A क्या है, टोटल असल प्रेशर ऑफ A इंटू x। तो असल प्रेशर आपको दिए हुए हैं, x आपने निकाल लिया है, तो असल प्रेशर को x से मल्टीप्लाई करें और फिर 760 से डिवाइड कर दें, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, जो मैंने पूरी नहीं निकाली, आप चाहें तो पूरी निकाल सकते हैं। अब इन वैल्यू के बाद हम एक बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम जो हम बनाएंगे वो इस तरह कि नीचे हमने x की वैल्यू रखी जो शुरू में 0 थी, बाद में 1 हो गई। जब x की वैल्यू 0 थी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, वहाँ से हमने शुरू किया और फिर हम x को लेते चले गए, जबकि हमारा 100% वो बेंजीन हो गया। और इसी तरह फिर हमने उसी डायग्राम में y लिया, y को भी हमने 0 से 1 दिया, और इस तरह हमें ये डायग्राम हासिल हो गई। इस डायग्राम से हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन को के कौन से उसको लेकर, मिक्सचर को लेकर हम वेपर में चेंज करें तो हमें क्या y मिलेगा, और उस y को हम ठंडा करके x में कन्वर्ट करें तो हमें क्या x मिलेगा, और फिर उस x को हम दोबारा वेपराइज करें तो हमें क्या y मिलेगा, और कब हम कितने स्टेप्स में हम अपने 100% 99.9% प्योर जो है सॉल्वेंट, मोर वोलेटाइल सॉल्वेंट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो डायग्राम्स हैं, इन डायग्राम से हम एक और डायग्राम भी बनाते हैं जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम डायग्राम। उसमें x हमने x एक्सिस पे रखा है, y हमने y एक्सिस पे रखा है। याद रखें कि y इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन x, तो इसलिए हमें ये कर्व शेप डायग्राम मिलेगी। और इसको हम इसे स्ट्रेट लाइन से देख सकते हैं कि कोई भी x अगर हम लें तो कितना y उससे हमें मिलेगा, यानी ये हमारे लिए बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम ही की तरह है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि x हमारा क्या हो तो y हमारा क्या होगा, क्योंकि y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन x। अच्छा, ये जो इक्विलिब्रियम डायग्राम है, यहाँ नीचे आखिरी डायग्राम में आ जाएं। बाज़ औक़ात हमें x और y की वैल्यूज़ जो मिलती हैं वो इस तरह से मिलती हैं कि इस डायग्राम में कोई एक जगह ऐसी आ जाती है जहाँ x y के बराबर हो जाता है। ऐसी सूरत में हमें जो डायग्राम बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम मिलती है वो हमारी सही बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम नहीं होती। यहाँ बनी हुई है दो डायग्राम्स आप देख सकते हैं, x जिसमें एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ x इज इक्वल टू y के बराबर है। इन डायग्राम्स को हम कहते हैं एज़ोट्रॉपिक डायग्राम, यानी इसमें ये होता है कि आप अगर इस x पर पहुँच गए तो आपकी डिस्टिलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि जो वेपर हैं उनमें भी मोल फ्रैक्शन वही होगा, और जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, उसमें भी मोल फ्रैक्शन वही होगा। तो ये वेपर्स को अगर आप ठंडा करेंगे तो फिर वैसे ही सॉल्वेंट आपको मिल जाएगा। तो ऐसे डायग्राम्स अगर हों तो उनको डिस्टिलेट करने के लिए हमें ये वाला पॉइंट जो है ओवर स्टेप्स करना पड़ता है। यानी अगर फ़र्ज़ कर लें ये मिक्सचर आ गया तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा कोई और मिक्सचर डालकर इस मोल फ्रैक्शन को चेंज करें। इसीलिए डिस्टिलेशन से पहले
बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम बनानी बड़ी ज़रूरी होती है, वो हासिल करनी ज़रूरी होती है, ताकि हमें ये देखना हो कि ये एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर तो नहीं है, और अगर है तो वो पॉइंट जहाँ पर x इक्वल टू वाई है उसको हम अवॉइड कर सकें। अच्छा, अब एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर की मैं आपको बता देती हूँ। दीज आर द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच आर नॉट perfect distillation mixture because at any point x may be equal to y. For perfect distillation mixture, x always should be less than y. Y always should be greater than. Examples are mixture of benzene and ethyl acetate. इसका मिक्सचर भी एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर है। इसी तरह क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर जो है ये भी आपका एक एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं डिस्टिलेशन मेथड्स पर। डिस्टिलेशन के दो मेथड्स इम्पॉर्टेंट हैं, एक कहलाता है इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन और दूसरा कहलाता है रेक्टिफिकेशन। इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन में आपका लिक्विड आता रहता है, डिस्टिल होता रहता है, और जो आपको वेपर से नया मिक्सचर मिलता है उसे हम देखते हैं कि कितने स्टेप से गुजारना है, उसको दोबारा हम फिर गुजारते हैं दूसरे स्टेप में, और फिर दोबारा हम उसी तरह डिस्टिलेशन करते हैं। यहाँ पर W0 X0 जो है वो फीड है, X जो है वो मोर वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन है फीड में। इसी तरह वेपर्स में जो मोर वोलेटाइल का मोल फ्रैक्शन है वो Y है, और जो हमें बच जाता है वो W0 - V बच रहा है, उसको हम X से मल्टीप्लाई करें तो वो टोटल अमाउंट हमारी है जो हमें बॉटम में हासिल होती है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेथड हैं इस डिस्टिलेशन मेथड के, इक्विलिब्रियम मेथड के, वो दो तरह के हैं। एक फ्लैश डिस्टिलेशन जिसे हम बैच मेथड कहते हैं, यानी एक हमने बैच दाखिल किया और फिर हमने देख लिया कि उससे कितनी दफ़ा डिस्टिल करके हमें 99.9% प्योर मिलेगा। और दूसरा हमारा डिफरेंशियल डिस्टिलेशन कहलाता है, जो कि कंटिन्यूस मेथड है, जिसमें आपका जो डिस्टिलेशन प्लांट है उसमें मुस्तकिल आपका सॉल्यूशन आता रहता है और वो मुख्तलिफ स्टेप से गुज़रता रहता है। जितनी दफ़ा उसे डिस्टिलेट करना हो उतनी दफ़ा हम उसे उसमें से गुज़ारते रहते हैं। तो ये ज़रा लॉन्ग टर्म तरीक़ेकार हैं, इसमें कई दफ़ा डिस्टिलेशन करनी पड़ती है। इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है और इम्प्रूव किया गया है रेक्टिफिकेशन मेथड में। रेक्टिफिकेशन में हमें एक ही दफ़ा प्लांट लगाना होता है और हमें 99% प्योर सब्सटेंस मिल जाता है। In this method, rectification columns are used, and in one step, 99.9% pure, more volatile and less volatile can be separated. यानी जो more volatile है वो भी 99.9% हमें मिल जाता है, और जो less volatile है वो भी हमें 99.9 मिल जाता है। यहाँ हम फीड दाखिल करते हैं, R जो है वो हमारा रेक्टिफिकेशन कॉलम है उसमें, और W हमारा बॉटम प्रोडक्ट कहलाता है, जिसमें हमारा लेस वोलेटाइल तकरीबन 99.9% प्योर फॉर्म में मिल जाता है हमें। और ये वेपर कंडेंसर से गुज़रते हैं और कंडेंसर से जो हमें डिस्टिलेट मिलता है वो हमें तकरीबन 99.9% प्योर मिलता है। और इसमें से एक थोड़ी सी लिक्विड जो है L0 उसे हम कहते हैं, हम वापस रेक्टिफिकेशन कॉलम में डालते हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे। टॉप प्रोडक्ट इज़ मोर वोलेटाइल लिक्विड और बॉटम प्रोडक्ट इज़ लेस वोलेटाइल लिक्विड। तो यहाँ हम कहते हैं कि फीड इज इक्वल टू टॉप प्रोडक्ट प्लस बॉटम प्रोडक्ट। और अगर टॉप प्रोडक्ट हमें मालूम करना हो तो फीड माइनस बॉटम प्रोडक्ट, और बॉटम प्रोडक्ट हमें मालूम करना हो तो जाहिर है फीड माइनस टॉप प्रोडक्ट। अब इसको हम कैसे मालूम करेंगे? ये XF जो है ये हमारा वो अमाउंट है मोर वोलेटाइल को जो फीड में दाखिल हो रहा है, F into XF. XF is the mole fraction of the more volatile substance in feed. और फिर हमें जो टॉप प्रोडक्ट है उसमें मोर वोलेटाइल जो मिल रहा है वो XD है, तो उसमें मोर कितनी अमाउंट होगी? तो जितना भी हमें टॉप प्रोडक्ट मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय दी मोल फ्रैक्शन या वेट फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल सब्सटेंस प्लस द बॉटम प्रोडक्ट। बॉटम प्रोडक्ट जो है उसमें मोल फ्रैक्शन मोर वोलेटाइल का जो है वो XW होगा। अच्छा, अब FXF इज इक्वल टू DXD प्लस W की जगह हमने F - D लिख दिया, जो हम ऊपर देख चुके हैं XW। अब FXF
इज इक्वल टू डी एक्स डी प्लस एफ एक्स डब्ल्यू माइनस डी एक्स डब्ल्यू, हमने इसे खोल दिया। अब हम एफ वाला एक तरफ ले आए, एफ कॉमन निकाल लिया, वो हमारे हो गया एक्स एफ माइनस एक्स डब्ल्यू। डी वाले हमारे जो हैं वो एक तरफ हो गए, डी हमने कॉमन निकाल लिया और एक्स डी माइनस एक्स डब्ल्यू। हमें डी मालूम करना है, डी इज इक्वल टू एफ एक्स एफ माइनस एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एक्स डी माइनस एक्स डब्ल्यू। अच्छा, अब इसी तरह हम इसको, इस इक्वेशन को दूसरी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। वो ये कि एफ एक्स एफ इज इक्वल टू, यहाँ हमने वहाँ हमने एफ की जगह डब्ल्यू की जगह एफ माइनस डी लिखा था, यहाँ हमने एफ की जगह डी की जगह एफ माइनस डब्ल्यू लिख दिया। बात वही है, एफ एक्स एफ इज इक्वल टू एफ एक्स डी माइनस डब्ल्यू एक्स डी प्लस डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू। और यहाँ हम फिर डब्ल्यू वालों में से डब्ल्यू कॉमन निकालेंगे और एफ वालों में से एफ कॉमन निकालेंगे। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स एफ माइनस एक्स डी डिवाइड बाई एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डी। लेकिन हम एक ही चीज़ मालूम कर लें तो अच्छा होता है कि हम डी मालूम कर लें और डब्ल्यू को हम एफ में से डी निकाल दें, तो हमें डब्ल्यू खुद पता चल जाएगा, तो दोबारा हमें इक्वेशन लगानी नहीं पड़ती।